ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीएम धामी के चुनाव प्रचार में बढ़ रही डिमांड, जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में कर रहे चुनाव प्रचार। मॉनसून की विदाई से पहले एक बार फिर बदल सकता है मौसम, 25-26 सितंबर को हो सकती है बारिश। सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए कॉलेज छात्रों से सुझाव लेगी ट्रैफिक पुलिस, अधिकारियों ने शुरू की तैयारियां। हरीश रावत ने जताया केदारनाथ विधानसभा चुनाव में जीत का भरोसा, कहा भाग्य की देवी और भगवान शिव हैं पार्टी पर प्रसन्न। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का हरियाणा दौरा है, जहां सीएम प्रचार को धार देंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए हर्ष का विषय है कि मुख्यमंत्री की लगातार दूसरे प्रदेशों में डिमांड बढ़ रही है और उनकी कार्यशैली और कड़े फैसलों से उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कड़े फैसले उत्तराखंड में जो उन्होंने लिए हैं, उसके तहत और जो कार्य कर रहे हैं मुख्य सेवक का, उसके तहत उनकी जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, वो काफी हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए हर्ष का विषय। जम्मू कश्मीर के भी चुनाव में उनकी लोकप्रियता देखने को मिली, हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है वो लगातार जो बढ़ रही है, उसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश में एक हर्ष का माहौल है। बीजेपी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में 2 सितंबर से शुरू हुए सदस्यता अभियान का पहला चरण 30 सितंबर तक समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में अब तक बीजेपी उत्तराखंड में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा कर चुकी है। बीजेपी महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी ने बताया कि इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिए पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। आगामी कार्यक्रम जब हमारा सदस्यता अभियान पूरा होगा, 10 नवंबर तक हमारा सदस्यता अभियान समाप्त होगा और उसके बाद हमारे संगठन के चुनाव चलेंगे। बूथ अध्यक्ष का चुनाव होगा, बूथ अध्यक्ष बाद मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये संगठन के ढांचे का हम पुनः इसका संरचना को दोबारा बनाएंगे। और इस बीच में उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, उसी के साथ में पंचायतों के चुनाव भी होने हैं। पंचायतों का कार्यकाल भी नवंबर और 2 दिसंबर तक पूर्ण होने जा रहा है। इसी के साथ में केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी इसी बीच में प्रस्तावित है। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जब भी उसकी तिथि की घोषणा की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने मोदी सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर काला दिवस मनाया। वहीं सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि हम मजदूरों के हित में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये 4 श्रम संहिताएं लागू होंगी तो मजदूर न रहकर गुलाम बन जाएगा। उन्होंने कहा आज सब इसी विरोध में सड़कों पर उतरकर काला दिवस मना रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियन जो मजदूरों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और 2020 में जो मोदी सरकार के द्वारा जो श्रम कानूनों को तिलांजलि दे करके संसद में और 29 श्रम कानून जो प्रभावी श्रम कानून थे उनको ख़त्म करके 4 श्रम संहिताएं जो मालिकों के पक्ष में हैं, जो कॉरपोरेट के पक्ष में हैं, जो पूंजीपतियों के पक्ष में हैं, उनको लागू करना चाह रही है। उनके 100 दिन के एजेंडे में ये भी एक मामला है। हमारा ये कहना है कि अगर ये 4 श्रम संहिताएं लागू हो गई तो मजदूर जो है मजदूर नहीं रहेगा, वो गुलाम हो जाएगा और वो गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होगा। उसके तमाम जो अधिकार है, चाहे वो ID एक्ट 1947 है, चाहे वो न्यूनतम वेतन का कानून है, चाहे वो जो है आपका EPF PSI का मामला है, चाहे वो आपका जो है ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, ये सारे अधिकार जो श्रम कानूनों को लड़ कर के हासिल किए थे, ये सारे अधिकार जो है हमारे खत्म हो जाएंगे। उत्तराखंड के काबीना मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का आदेश देने वाले जज मनीष मिश्रा के तबादले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि जज के तबादले से कुछ भी नहीं बदला है। ये तबादला संयोग भी हो सकता है और प्रयोग भी, लेकिन उससे कोई व्यापक असर नहीं पड़ता। गणेश जोशी पर लगे आरोप अब भी अपनी जगह पर हैं और सवाल अब भी कायम है। दसौनी ने कहा कि विपक्ष और प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है कि भाजपा सरकार अपने मंत्री पर उठे सवालों में पक्षपात नहीं करेगी और विजिलेंस विभाग को जांच की पूरी अनुमति देगी। गरिमा ने यह भी कहा कि ये धामी सरकार के पास जनता का खोया हुआ विश्वास जीतने का एक सुनहरा मौका है।
देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा आरटीआई में पुख्ता दस्तावेज प्राप्त किए गए पहले, और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वो कोर्ट गए थे गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में। उसका गंभीर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आदेश किया विजिलेंस विभाग को कि पूछताछ क्यों ना की जाए, जांच क्यों ना की जाए गणेश जोशी की। लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर की जांच करने से पहले पूरे कैबिनेट से संस्तुति या अनुमति लेनी होती है, जिसके लिए विजिलेंस विभाग ने एक पत्र धामी कैबिनेट को लिखा है, सरकार शासन को लिखा है कि उन्हें अनुमति चाहिए जांच करने की, और उसकी अंतिम तिथि 8 अक्टूबर को है। पूरे प्रदेश की एक तरफ निगाहें टिकी हुई थी धामी कैबिनेट पे कि वो जांच के आदेश के लिए अनुमति विजिलेंस विभाग को देंगे या नहीं देंगे, और कोर्ट भी इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसे में एक नाटकीय मोड़ पूरा प्रसंग लेता है और उस जज का ही ट्रांसफर हो जाता है, मनीष मिश्रा नाम के उस जज का, जिसने ये आदेश दिया था कि गणेश जोशी की पूछताछ की जाए। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहीं ना कहीं ये संयोग तो नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से प्रयोग है, परंतु अभी भी हम सकारात्मक इसलिए हैं क्योंकि जज के ट्रांसफर भर से जांच तो नहीं रुकेगी, क्योंकि जांच तो अब शिकायत तो कोर्ट में जा चुकी है, विजिलेंस विभाग को आदेश भी हो चुके हैं, जज के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भी धामी कैबिनेट के निर्णय का हमें इंतजार रहेगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने अपनी टीम के साथ 6 दिनों तक अलग अलग जगहों पर जाकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उसको मंगलवार को दिल्ली में मुख्यालय में सौंपेंगे। स्पेशल मॉनिटर ने अपने दौरे के आखिरी दिन उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट उनके साथ साझा की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण 6 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ देहरादून में जिला कारागार, वृद्धावस्था और स्कूल समेत कई जगहों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और पंजीकरण की जांच की। आज मेरा जो दौरा था उत्तराखंड का वो समाप्ति की तरफ है और आज मैं दिल्ली लौट जाऊंगा। आज महामहिम राज्यपाल जी से मिलना हुआ और उनसे अनौपचारिक हमारी काफ़ी बात हुई। चाय पे उन्होंने बुलाया सुबह, तो मैंने उनको अवगत कराया कि क्या क्या चीज़ें मुझे उत्तराखंड में जो खामियां देखने को मिली, और उन्होंने बड़ी गंभीरता से वो सारी चीज़ें सुनी और मुझसे उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी नोट करवाएं जिस पे मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो। तो मुख्य रूप से मैंने वृद्धाश्रम की चर्चा उनसे की कि वृद्धाश्रम जितने हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कि होना अनिवार्य है। मॉनसून की आधिकारिक विदाई से पहले एक बार फिर राज्य में मौसम बदलने का अनुमान है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक के तापमान पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 दिन तक चटक धूप खिलने से खूब परेशानी होगी, खासकर मैदानी इलाकों में आम जनता को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 सितम्बर तक प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 25-26 सितम्बर को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आगे भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए अगर आप मौसम की बात करते हैं, आज 23 तारीख आपकी जो है सितंबर की हो गई है और 1 वीक आपके पास सितंबर का ये लास्ट वीक जो है वो बचा है। और आप अगर विदाई की बात करते हैं मानसून की, तो सितंबर में 25 के बाद एक शुरुआत होती है और करीब 30 के आसपास तक हमारे यहाँ से पूरी तरह से निकल जाता है, जो नॉर्मल डेट्स है। अभी जो एक्टिविटीज़ है काफ़ी कम चल रही है। आप देखेंगे 20-21 में और 22 में या इवन 19 में भी जो है, तो 4-5 दिन ऐसे होगी, करीब 4 दिन आसपास जो है, जिसमें कि ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है या आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी थोड़ी मिली है। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड के कॉलेजों के छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड यातायात पुलिस से जुड़े अधिकारियों ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड पुलिस यातायात महानिदेशक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि इसके लिए विभिन्न कॉलेजों के 200 छात्र छात्राओं को एसपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक द्वारा चिन्हित किया गया है, जो कि इसके लिए सक्षम है। इसकी मदद से देहरादून के मौजूदा बुनियादी ढांचे के अनुसार उसकी क्षमता का आकलन कर एक बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए जाने को लेकर सुझाव मिल सकेंगे, जिससे भविष्य में देहरादून के बढ़ते ट्रैफिक दबाव की व्यवस्था पहले से ही की जा सके। देखिए, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है जो दून में हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो कहाँ पर गुंजाइश है जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश माइंड्स हैं,
वो भी एक बार देख लेंगे कि जो पैचेस हैं जहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर क्या रीज़न है जिसके कारण इश्यूज़ आ रहे हैं और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक की। बैठक में कहा कि अधूरे निर्माण और सड़कों के गड्ढों, पानी लीकेज की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारियों ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों की बैठक भी बुलाई। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के अगर सड़क की खुदाई की जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी निर्माण कार्यों की अनुमति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने जल संस्थान एवं पेयजल निगम को जेजेएम के कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसीज की काफ़ी कमियां उजागर हुई थी, डेफिशिएंट वर्किंग उजागर हुई थी, तो उसको काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन किया गया है। सुपरविजन मॉनिटरिंग में पहले कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे जो सारे इश्यूज़ को ब्रॉडली समझ सकें, टैकल कर सकें, तो अब एक प्रशासनिक अधिकारी उसको लीड कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे कमियां मिल रही हैं गाड़ियों में, एम्प्लॉयज़ में, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं उठाया गया, हमारे गार्बेज जहाँ पे उठान नहीं किया गया, हाउस टू हाउस जो सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, वहाँ पे मिसिंग है कि गाड़ी नहीं गई या हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं गए, तो उसको कंपाइल करते हुए पेनलाइज भी किया जा रहा है। मॉनसून के कारण उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर काफी प्रभाव देखने को मिला। बरसात में हो रही लगातार लैंडस्लाइड से टूटी सड़कों के कारण यात्रा को रोक कर सरकार को चलाना पड़ा, लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा के दर्शन किए हैं। इस बार भी उम्मीद है कि 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफ़ी प्रभावी रहा, उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उनको तत्काल खोल दिया जा रहा है और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफ़ी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने जीत का दावा करते हुए कहा कि केदारनाथ सीट कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव लड़ने का एक समय होता है, अब लड़ने का और आशीर्वाद देने का समय है। केदारनाथ में भाग्य की देवी और भगवान शिव दोनों ही हमारी पार्टी पर प्रसन्न है। अब चुनाव लड़ने का एक समय होता है और उसके बाद अब लड़ाने का समय है, आशीर्वाद देने का समय है। और मगर केदारनाथ में भाग्य की देवी और भगवान शिव दोनों हम पर प्रसन्न हैं और केदारनाथ कांग्रेस जीत रही है। इसलिए घबराए हुए चीफ मिनिस्टर ने जो बिजली का बोझ जिससे सारे घर, सारा उत्तराखंड त्रस्त है, उसको थोड़ा कम करने का फैसला लिया है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने आज विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रदेश में चल रही केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं और अन्य गतिमान विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा अंत्योदय PHS कार्ड धारकों एवं राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारकों को नियमित रूप से PDS सिस्टम द्वारा दिए जा रहे खाद्यान्नों जैसे चावल, गेहूं तथा मुफ्त गैस रिफिलिंग की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। खाद्य मंत्री ने मुफ्त गैस रिफिलिंग के लिए विभाग द्वारा अभी तक बजट जारी नहीं किए जाने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि शीघ्र ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयारी कर आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए, जिससे प्रदेश के लगभग 1,84,000 परिवार मुफ्त गैस रिफिलिंग योजना से लाभान्वित होते रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि कार्ड धारकों द्वारा इस योजना का पोषण एवं दरों के लिहाज से समुचित लाभ लिया जा रहा है। देखिए, आज खाद्य विभाग की अंतर्गत जितनी हमारी, चाहे हमारे PHS कार्ड धारक है, चाहे हमारे अंत्योदय कार्ड धारक है, चाहे हमारे राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारक हैं, उनको PDS सिस्टम से दिए जा रहे, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो या मुफ्त गैस रिफिल के अंतर्गत उनको गैस प्रोवाइड करना हो, उन सब की आज जो है समीक्षा की गई है। और जिसमें चूँकि अभी अंत्योदय परिवारों को जो मुफ्त गैस रिफिल किए जाने के लिए जो संबंधित बजट उसमें जारी किया जाना था,
वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर विभाग से नाराज़गी भी व्यक्त की है और चूँकि 25 तारीख की कैबिनेट है तो ये भी निर्देश दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है फाइल की मूवमेंट इतनी तेज की जाए कि हमारी 25 तारीख की कैबिनेट में वह आ सके। उत्तराखंड राज्य के कई शहर अपनी क्षमता से अधिक भार झेल रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य के तमाम शहरों की बेयरिंग और कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन करने की बात की थी, जिससे भविष्य में संबंधित आपदाओं से पहले ही अपनी तैयारियों को बेहतर किया जा सके। लेकिन अभी तक इस दिशा में सरकारी तंत्र कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाया है। इस गंभीर मामले पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पर्यटक स्थलों की बेयरिंग और कैरिंग कैपेसिटी का आकलन पर्यटन विभाग भी करेगा, जिससे वास्तविक स्थिति सभी को मालूम कि पर्यटक स्थलों पर कितने होम स्टे और कितने होटलों का निर्माण हुआ है और कितने पर्यटक वहां जा सकते हैं। लिहाजा इन सभी का आकलन करते हुए प्रपोजल बनाया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार यात्रा व्यवस्था की बेहतरी को लेकर प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी मंथन कर रही है, जिससे चारधाम यात्रा और सुगम हो जाएगी। अब इसकी कैपेसिटी जो हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट है वो भी आंकलन निकालेगा और निश्चित रूप में सबको पता है कि कितनी वहाँ पर होम स्टेज बने हैं, कितने होटल्स हैं, कितनी यात्रा वहाँ कितनी जा सकती है। इन सब का आकलन निकाल के हम लोग निश्चित रूप में कोई ना कोई प्रपोजल बनाएंगे और आगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि उत्तराखंड यात्रा प्राधिकरण बन जाए, जिससे कि और सुचारू रूप से यात्रा हमारी चले। वहीं इस पूरे मामले पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बिना अध्ययन के बेयरिंग और केयरिंग कैपेसिटी पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक स्टडी नहीं कराई जाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि अत्यधिक जनसंख्या या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की वजह से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। फिलहाल कई स्थानों पर स्टडी कराई जाने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, जहाँ तक बेयरिंग कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी की बात है, वो बिना स्टडी के हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बातें बहुत सारी होती हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जब तक हम स्टडी न करावें, हम ऐसी किसी बात को हम नहीं कह सकते अपने तरफ से कि हम ऐसा हुआ है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शौचालय में भ्रूण मिलने से अस्पताल में सनसनी फैल गई। नवजात का सिर टॉयलेट सीट में फंसा हुआ था, जिसके चलते पुलिस ने सीट को तोड़कर नवजात को बाहर निकाला। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। उन्होंने बताया कि भ्रूण को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसे कहीं बाहर से लाया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड में भी इसके बारे में पूरी जाँच की गई और कहीं से कोई भी बच्चा मिसिंग नहीं है। और देखिए, कल एक बहुत ही दुखद दुर्घटना इस तरह की हमारे अस्पताल के सामने आई है, जिसमें एक नवजात बच्चा, चूँकि उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती वो जुड़ी हुई थी और बच्चे के चेहरे पर भी कुछ खून के निशान थे उस तरीके के, तो एक हम ये मान सकते हैं कि शायद वो बिल्कुल ताज़ा पैदा हुआ बच्चा रहा होगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ और कोई खून की साइन ना होना, इस तरह की बातें थी, तो शायद वो बाहर से लाकर कोई जिसने डंप किया बच्चे को वहाँ। ऐसे में हम लोगों ने अपने गायनी डिपार्टमेंट और बच्चा डिपार्टमेंट में जानकारी ली है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।